नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये विज्ञान है क्या? ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, जिज्ञासा। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर छोटे छोटे सवाल पूछने लगते हैं। और यही हैरानी की बात, चाहे वो एक छोटे से फूल का खिलना हो या फिर किसी बहुत दूर की आकाशगंगा को देखना, यही तो विज्ञान की असली जान है, उसकी आत्मा है। तो आखिर सोचने का ये कौन सा शक्तिशाली तरीका है जो हमें इन सारे रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है? मतलब असल में देखा जाए तो विज्ञान एक एडवेंचर जैसा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, खोज करते हैं और लगातार ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है। और पता है इस एडवेंचर की सबसे खास बात क्या है? कि ये हर जगह है, हर समय हमारे आसपास हो रहा है। हम जितनी बड़ी चीजों की कल्पना कर सकते हैं, विज्ञान वहां मौजूद है। सबसे ऊंची चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक। और ये सिर्फ बड़े बड़े स्केल की बात नहीं है। विज्ञान हमारे ठीक सामने की दुनिया में भी है। हमारे समुद्री किनारों से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ इसमें शामिल है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली है और हर नई खोज, हर नया आविष्कार उस पहेली का एक नया टुकड़ा है जो बड़ी तस्वीर को पूरा करने में हमारी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक और हम सब भी पहेली के इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? ऐसा क्या तरीका है जिससे कोई मतलब निकल सके? देखिए, इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये सोचने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। अब इस स्लाइड में जो स्टेप्स हैं वो असल में कितने सिंपल और नेचुरल हैं, है ना? बस किसी चीज को नोटिस करना, उसके बारे में सवाल पूछना और फिर अपने जवाबों को टेस्ट करना। अब ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये तरीका सिर्फ लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट के लिए है, लेकिन असल में हम सब इसे हर रोज हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। जरा एक आम सी बात सोचिए। मान लीजिए आपका पेन चलते चलते रुक गया, तो हम क्या करते हैं? हम ठीक वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं कि पेन नहीं चल रहा, फिर सवाल करते हैं क्यों, फिर अंदाजा लगाते हैं कि शायद स्याही खत्म हो गई और फिर उसे खोलकर चेक करते हैं। देखा, ये बिल्कुल वही तरीका है। और यही लॉजिक हम अनगिनत दूसरी रोजमर्रा की सिचुएशन में लगाते हैं। चाहे साइकिल का टायर पंक्चर हो जाए या कुकर से दाल बाहर आ जाए, जब भी कोई ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो असल में सोचने का यही तरीका अपना रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो हम एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहे होते हैं। ये तरीका हम सबके अंदर मौजूद है। और जब हम ये बात समझ जाते हैं तो ये एहसास होता है कि विज्ञान कोई दूर का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक पर्सनल जर्नी है। तो ये यात्रा कैसी है? ये जिज्ञासा से भरी है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने और सवाल पूछने की आदत से चलती है। और हाँ दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से ये और भी मजेदार हो जाती है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसे अकेले नहीं बल्कि साथ में एंजॉय किया जाता है और ये खोज की खुशी से भरा होता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? बस हैरान होना कभी मत छोड़िए, क्यों पूछना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही होती है। कभी सोचा है कि हमारे कदमों के ठीक नीचे और सिर के ऊपर जिंदगी का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है? तो चलिए आज हम उसी छिपे हुए संसार की खोज पर निकलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो विविधता मतलब वैरायटी से भरी हुई है। अब देखिए, ये सिर्फ एक जंगल की तस्वीर नहीं है। अगर हम सच में ध्यान से देखें तो यहाँ कितने ही अलग अलग तरह के जीव जंतु और पौधे छिपे हो सकते हैं। हर पत्ती के नीचे, हर डाल पर एक नई कहानी मौजूद है। अच्छा, इस पूरी विविधता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। मिलते हैं कुछ जिज्ञासु छात्रों से जो दो बहुत ही अनोखे विशेषज्ञों के साथ प्रकृति की एक रोमांचक सैर पर निकले हैं। तो इस सफर पर उनके गाइड हैं डॉक्टर रघु, जो एक साइंटिस्ट है, और दूसरे हैं मणिराम चाचा, जिन्हें उस जंगल की, वहां के वन्य जीवन की गहरी समझ है। मतलब एक तरफ है विज्ञान का नजरिया और दूसरी तरफ है बरसों का तजुर्बा। देखते हैं इन दोनों की नजरों से प्रकृति आखिर दिखती कैसी। डॉक्टर रघु ने शुरू में ही मकसद बिल्कुल साफ कर दिया
ये सिर्फ एक घूमने फिरने वाली सैर नहीं है, बल्कि प्रकृति को महसूस करने का एक मौका है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता और उसकी वैरायटी को अपने अंदर उतारना है। तो सवाल ये है कि ये खोज शुरू कहाँ से होती है? असल में किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना सिर्फ आंखों का खेल नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सारी इंद्रियों, अपने सारे सेंसेस को जगाना पड़ता है। डॉक्टर रघु का पहला सबक, रुको और सच में देखो। फूलों की बनावट कैसी है, पत्तियों का रंग कैसा है, और हाँ, आसपास की खुशबू को भी महसूस करो। गीली मिट्टी की महक, फूलों की खुशबू। प्रकृति हमसे कई तरीकों से बात करती है, हमें बस सुनना सीखना है। तो बच्चों को काम दिया गया कि हर चीज पर ध्यान दो, छोटी छोटी घास से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक, फूलों पर मंडराती तितलियों से लेकर पेड़ों पर कूदते बंदरों तक। और सबसे जरूरी नियम क्या था? प्रकृति को बिना छेड़े, बिना परेशान किए बस उसका हिस्सा बन जाओ। आंखों ने तो अपना काम कर लिया, अब बारी थी कानों की। और यहां मणिराम चाचा ने एक नया राज खोला। प्रकृति की अपनी एक धुन होती है, उसकी अपनी आवाजें। और ये बात कितनी सिंपल है, पर कितनी गहरी है ना। हर पक्षी की चहचहाट अलग होती है। जब मणिराम चाचा ने कुछ पक्षियों की आवाज की नकल की, तो छात्रों को एहसास हुआ कि ध्वनि यानी साउंड भी विविधता का कितना बड़ा और खूबसूरत हिस्सा है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा, सुना, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो गई। अब इसका क्या करें? तो अगला कदम होता है इसे समझना। और समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें पैटर्न खोजना, यानी इसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। जाहिर है छात्रों के मन में भी यही सवाल आया होगा, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी किस्में, आखिर शुरू कहाँ से करें? इस पूरे हरे भरे कन्फ्यूजन को सुलझाएं कैसे? तो इसका जवाब मिलता है बहुत ही सिंपल चीजों में। बस हमें देखने का नजरिया बदलना है। हम पौधों को उनकी ऊंचाई, उनके तने के प्रकार और उनकी शाखाओं के आधार पर आसानी से बांट सकते हैं। ये किसी भी मुश्किल चीज को आसान बनाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तो सबसे पहली कैटेगरी है शाख। जरा उन छोटे पौधों के बारे में सोचिए जिनके तने हरे और इतने नरम होते हैं कि उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। और इसका सबसे आम उदाहरण हमारे आसपास उगने वाली साधारण घास। ये शाख का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब शाख से एक कदम आगे बढ़ें तो आती है झाड़ी। ये शाख से थोड़े बड़े और मजबूत होते हैं। इनके तने लकड़ी जैसे सख्त होते हैं, पर बहुत मोटे नहीं। और इनकी कई शाखाएं जमीन के पास से ही निकलती हैं, जैसे कि एक गुलाब का पौधा। और फिर आते हैं जंगल के राजा, यानी विशाल पेड़। ये सबसे ऊंचे होते हैं। इनका एक मोटा सख्त लकड़ी का तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, और इनकी शाखाएं आसमान की तरफ, जमीन से काफी ऊपर फैली होती हैं। तो ठीक है, हमने पौधों को अलग अलग ग्रुप में बांटना सीख लिया, पर सवाल तो वही है कि आखिर ये सारी विविधता, ये सारी वैरायटी जरूरी क्यों है? इन अलग अलग रूपों का मतलब क्या है? इस खूबसूरत पहेली को एक शब्द में कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ये किसी भी जगह पर मौजूद जीवन के अनगिनत रूपों का एक खजाना है। मतलब ये सब सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जहां हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़ जानवरों को घर और खाना देते हैं, और बदले में वही जानवर उन पेड़ों के बीज फैलाकर उनकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत बैलेंस है। तो बस अगली बार जब बाहर निकलें तो सिर्फ देखें नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता की तरह निरीक्षण करें, सुनें, सूंघें और महसूस करें। क्या पता हमारे अपने आसपास ही प्रकृति का कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा हो। कभी सोचा है कि हमारी खाने की एक प्लेट हमारे पूरे शरीर की कहानी बता सकती है? चलिए आज इसी मजेदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा खाना सिर्फ पेट भरने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस सफर में हमारे साथ हैं दो दोस्त, मेदू और मिष्टी। और उनकी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। आखिर हम जो खाते हैं वो इतना जरूरी क्यों है? उनकी ये जो जिज्ञासा थी ना, वो जागी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखे एक पुराने संस्कृत सूत्र को देखकर। सूत्र था अन्नेन जातानि जीवन्ति। बस ये 3 शब्द,
लेकिन आप सोचिए, इन 3 शब्दों में जीवन का कितना गहरा राज छिपा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है भोजन जीवित प्राणियों को जीवन देता है ना? कितनी सिंपल और गहरी बात। मतलब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का आधार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है, हमारी मॉडर्न लाइफ में ये कैसे फिट होती है। तो चलिए मेदू और मिष्टी के साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव हमें लेकर चलता है दुनिया के नक्शे पर। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी जगह की ज्योग्राफी और कल्चर मिलकर हमारी प्लेट को, हमारी थाली को एक खास शक्ल देते हैं। सोचिए जरा, ये कितनी मजेदार बात है। हम जो पारंपरिक खाना खाते हैं ना, वो सीधे सीधे इस बात से जुड़ा है कि उस जगह पर कौन सी फसलें उगती हैं, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, और हाँ, सदियों से चली आ रही परंपराएं। यही सब मिलकर तय करता है कि हमारी थाली में क्या पकने वाला है। जैसे मेदू और मिष्टी ने पता लगाया, जरा इस पर नजर डालिए। पंजाब में मक्का और गेहूं खूब होता है, तो वहां की पहचान क्या है? बिल्कुल मक्की दी रोटी और सरसों दा साग। अब चलिए थोड़ा दक्षिण की तरफ। कर्नाटक में चावल और रागी की पैदावार ज्यादा है, तो वहां का खाना क्या हुआ? इडली, डोसा, रागी मुड्डे। और अब पूरब में चलिए, मणिपुर, जहां चावल और बांस उनके खाने की पहचान बन गए हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या खाया जाता है। अब जरा एक छोटी सी टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि कैसे पकाया जाता है। हमारी रसोई का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। आग से लेकर गैस स्टोव तक ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पहले के जमाने में सोचिए, घर का सेंटर होता था चूल्हा, लकड़ी या कोयले से जलता हुआ। और आज ज्यादातर घरों में मॉडर्न गैस स्टोव हैं। इस एक बदलाव ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना? और मसालों का क्या? पहले सिलबट्टे पर घंटों की मेहनत, और अब बस बटन दबाया और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ने कुछ ही सेकंड में काम कर दिया। सच में टेक्नोलॉजी ने तो हमारी किचन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो ठीक है, खाना बनाने का तरीका बदल गया, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? असल में हर खाने की चीज कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है। चलिए अब जरा अपनी प्लेट में और गहराई से झांकते हैं और उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं जिनकी खोज में मेदू और मिष्टी भी निकले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें आप अपनी बॉडी का पेट्रोल समझ सकते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं। कभी महसूस किया है जब बहुत थकान हो और कुछ मीठा खा लें तो एकदम से एनर्जी आ जाती है? बस वो कमाल ग्लूकोज का है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये मिलते कहाँ हैं? अरे हमारी रोज की रोटी, चावल में, आलू में, केले जैसे फलों में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होते हैं। ये हमारी डेली डाइट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कार्ब्स के बाद बारी आती है फैट्स की, यानी वसा की। इन्हें आप बॉडी का पावर बैंक कह सकते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में काम आए। कभी सोचा है सर्दियों में घी और मेवे वाले लड्डू क्यों खाते हैं? अरे वो इसीलिए ताकि शरीर गर्म रहे और एनर्जी का एक पावर पैक डोज मिले। और अब आते हैं हमारे बॉडी बिल्डर्स पर, यानी के प्रोटीन्स। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ, मसल्स बनाने और अगर कहीं चोट वोट लग जाए तो टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। खासकर बढ़ते बच्चों और एथलीट्स के लिए तो प्रोटीन किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो ये प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो है प्लांट सोर्सेज, जैसे हमारी दालें हो गईं, राजमा, छोले, मटर और नट्स। और दूसरे हैं एनिमल सोर्सेज, जैसे दूध, पनीर, अंडे, मछली और मीट। ये सब प्रोटीन के जबरदस्त सोर्स है। अच्छा, अब बात करते हैं उन छोटे पैकेट बड़ा धमाका वाले न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारे शरीर के गार्ड्स हैं, हमारे रक्षक। ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स, हमारे शरीर के छोटे छोटे गार्डियंस। हमें इनकी जरूरत होती तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये हमारी बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं और हमें फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। जरा देखिए इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है। अगर विटामिन सी कम हो गया तो स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंघा या गोइटर हो जाता है। और विटामिन ए की कमी, उससे आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, खासकर रात में देखने में दिक्कत होती है।
सोचिए ये छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ जोड़कर हम एक हेल्दी लाइफ के लिए अपना खाना कैसे प्लान करें। मेदू और मिष्टी भी अपने जवाब के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं कि जवाब क्या है। इन बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और हीरो है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है डाइटरी फाइबर। इसे रफेज भी कहते हैं। अब ये सीधे सीधे कोई एनर्जी या पोषण तो नहीं देता, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तरह से क्लीन अप टीम का काम करता है। जो भी अनडाइजेस्टेड खाना है उसे शरीर से बाहर निकालने में ये ही मदद करता है। तो एक हेल्दी डाइट का निचोड़ क्या निकला? इसे हम 5 सिंपल रूल्स में समझ सकते हैं। पहला रूल है वैरायटी, मतलब तरह तरह का खाना खाओ ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें। दूसरा, एनर्जी, जिसके लिए कार्ब्स और फैट्स जरूरी हैं। तीसरा, बॉडी बिल्डिंग, जिसके लिए चाहिए प्रोटीन। चौथा, प्रोटेक्शन, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स का सुरक्षा कवच। और हाँ, पांचवा और आखिरी, क्लीन अप, जिसके लिए डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी है। तो मेदू और मिष्टी को जो सवाल परेशान कर रहा था उसका जवाब मिल गया। एक हेल्दी बॉडी का रास्ता सोच समझकर, सचेत होकर खाने से ही शुरू होता है। ये सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये अपनी बॉडी को पोषण देने की बात है। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल तो ये है कि आज हमारी थाली में क्या होगा। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो सदियों से नाविकों को रास्ता दिखाती आई है और आज हमारे फ्रिज से लेकर फोन तक हर जगह मौजूद है? आज हम इसी अद्भुत शक्ति यानी चुंबक के रहस्यों को एक कहानी के जरिए जानेंगे। तो चलिए हमारी ये खोज एक कहानी से शुरू करते हैं, जहां एक लेखक की छोटी सी मुश्किल हमें एक ऐसी शानदार खोज की ओर ले जाती है जिसने दुनिया ही बदल दी। ये हैं रेशमा। वो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हैं। तोहफा क्या है? एक कहानी जो पुराने जमाने के उन जहाज़ों के बारे में है जो केरल से मसाले लेकर दूर देशों तक जाते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक भयानक तूफान जहाज को घेर लेता है और तारे भी घने बादलों के पीछे छिप जाते हैं। अब सोचिए, रेशमा के नाविक तो बीच समंदर में ही भटक गए हैं और बस यहीं आकर रेशमा की कहानी भी रुक जाती है। तो अब सवाल यह है कि जब आसमान में राह दिखाने वाला एक भी तारा ना हो तो कोई भला दिशा कैसे जान सकता है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने, आप सोचिए, सदियों तक नाविकों को परेशान किया था। काफी खोजबीन के बाद रेशमा को जवाब मिलता है। एक ऐसा अनोखा यंत्र जो तारों पर नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की अपनी ही एक छिपी हुई शक्ति पर काम करता है, और ये है चुंबकीय कंपास। तो बस यहीं से शुरू होती है हमारी चुंबकों की रोमांचक खोज। तो आखिर ये चुंबकीय शक्ति है क्या? चलिए इस मिस्टीरियस फोर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये कुछ खास चीजों पर ही अपना असर क्यों दिखाती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो चीजें हैं जिन पर चुंबक का असर होता है, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट। अगर कोई चीज इन धातुओं से बनी है तो चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेगा। और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, इन जैसी चीजों पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। इन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ना, ये कई शेप्स और साइज में आते हैं, जैसे कि ये बार मैग्नेट या फिर वो घोड़े की नाल जैसा शक्तिशाली यू शेप वाला मैग्नेट। और हाँ, वो गोल रिंग वाले मैग्नेट भी, जो हम स्पीकर्स या खिलौनों में देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पावर काम कैसे करती है। देखिए, हर चुंबक के 2 खास सिरे होते हैं जिन्हें हम पोल्स या ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का सारा खेल असल में इन्हीं 2 पोल्स में छिपा होता है। पर सवाल ये है कि क्या चुंबक की ताकत हर जगह एक जैसी होती है या फिर ये कुछ खास हिस्सों में ज्यादा होती है? इसे समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। जब लोहे के बुरादे को एक बार मैग्नेट पर फैलाया जाता है तो वो बीच में नहीं बल्कि सिर्फ किनारों पर ही चिपकता है। इससे साफ पता चलता है कि चुंबक की सारी ताकत उसके सिरों पर ही होती है। इन सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और एक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। चुंबक की सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं ध्रुवों पर होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये हमेशा एक जोड़ी में ही होते हैं।
और यहीं पर आता है मैग्नेटिज्म का सबसे बेसिक रूल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जो एक जैसे पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, वो हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस यही है आकर्षण और प्रतिकर्षण का पूरा खेल। तो चलिए वापस चलते हैं रेशमा के नाविकों की कहानी पर और इन रूल्स को वहां से जोड़ते हैं। आखिर एक छोटा सा चुंबक इतने बड़े समंदर में रास्ता खोजने में कैसे मदद कर सकता है? इसका जवाब ना बहुत ही हैरान करने वाला है। वो ये है कि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। जी हाँ, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक नॉर्थ और एक मैग्नेटिक साउथ पोल है। और बस इसी वजह से जब भी किसी चुंबक को एकदम फ्री होकर लटकाया जाता है तो वो हमेशा घूमकर हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है। कंपास इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करता है। और मजे की बात तो यह है कि ऐसा कंपास घर पे भी बनाया जा सकता है। बड़ा आसान है। बस एक सुई लीजिए और उसे एक मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में कोई 30-40 बार रगड़िए। फिर इस मैग्नेटाइज सुई को कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में से आर पार कीजिए और उसे पानी के कटोरे में तैरा दीजिए। आप देखेंगे कि वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही इशारा करेगी। तो इस तरह से जो चीज कभी पुराने जमाने के नाविकों का एक सीक्रेट वेपन हुआ करती थी, वो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई है। एक बार अपने आसपास नजर घुमाइए। फ्रिज के दरवाजे पर लगे मैग्नेट्स, पेंसिल बॉक्स का ढक्कन, अलमारी के दरवाजे और बच्चों के खिलौनों में चुंबक हर जगह हैं और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन काम के चुंबकों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई चुंबक बोल पाता तो शायद वो यही कहता, देखो भाई, मुझे गरम मत करना, गिराना मत और ना ही मुझ पर हथौड़ा चलाना, वरना मैं अपनी सारी मैग्नेटिक पावर खो दूंगा। तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे जो बार मैग्नेट होते हैं उन्हें हमेशा जोड़ों में रखा जाता है और उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनके बीच लकड़ी का एक टुकड़ा लगा होता है। इससे उनकी ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। तो हमने देखा कि कैसे एक इनविजिबल फोर्स ने न सिर्फ रेशमा की कहानी पूरी की, बल्कि सदियों से इंसानों को रास्ता भी दिखाया। पुराने जहाज़ों से लेकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक मैग्नेट हमारी दुनिया को बना रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि भविष्य में हम और कौन सी ऐसी छिपी हुई शक्तियों को खोज निकालेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। चीजों को अलग करना सुनने में तो बड़ा मामूली सा काम लगता है ना, लेकिन असल में ये कई दिलचस्प पहेलियों की तरह है जिसे हम रोज ही सुलझाते हैं। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, सुबह सुबह मक्खन निकालने के लिए दही को मथना या पीने के लिए साफ पानी, ये सब चीजों को अलग करने के प्रोसेस का ही नतीजा है। ये इतना जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा की कई चीजें इसी पर टिकी हैं। पर तब क्या होता है जब ये मिक्सचर और भी पेचीदा हो जाते हैं? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे कुछ रोजमर्रा के तरीकों की, फिर देखेंगे कि किसान सदियों से क्या करते आ रहे हैं, और आखिर में विज्ञान की मदद से कुछ मुश्किल पहेलियां भी सुलझाएंगे, जैसे कि नमकीन रेत को कैसे अलग करें और एक संतृप्त घोल के रहस्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन तरीकों से जिनका हम अपनी रोज की जिंदगी में शायद बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे पोहे में से मिर्च निकालना या चाय छानना, हम लगातार ये काम करते रहते हैं ना। ये सबसे सीधे सादे तरीके हैं, या तो हाथ से कर लिया या फिर एक छलनी जैसा कोई आसान सा टूल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब चीजें इतनी छोटी हों कि हाथ से उठाना नामुमकिन हो। सोचिए, अगर रेत में नमक मिल जाए तो तब क्या करेंगे? यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आज के विज्ञान से बहुत पहले भी किसान लोग अनाज को भूसे और कंकड़ से अलग करने के लिए कुछ बहुत ही क्लेवर, बड़े ही असरदार तरीके जानते थे। चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका, हाथ से चुनना। अगर अशुद्धियां जैसे छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी के ढेले अनाज से थोड़े बड़े या अलग रंग के हैं तो उन्हें बस हाथ से उठाकर अलग किया जा सकता है। सिंपल। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हस्त चयन या हैंड पिकिंग। बड़ा सीधा साधा तरीका है, खासकर तब जब गंदगी बहुत ज्यादा ना हो। लेकिन तब क्या जब अनाज अपनी डंठल से ही जुड़ा हो? एक एक दाना हाथ से तो नहीं तोड़ सकते, ये तो नामुमकिन है। इसके लिए किसान एक दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, इसे कहते हैं थ्रेशिंग। इसमें होता क्या है कि डंठलों के गट्ठर को किसी सख्त चीज पर पीटा जाता है, जिससे अनाज के दाने अपने आप अलग हो जाते हैं।
हाँ, आजकल ये काम बड़ी बड़ी मशीनें कर देती हैं। अच्छा, अब हमारे पास अनाज और भूसे का मिक्सचर है। अब इन्हें कैसे अलग करें? यहां पर कुदरत हमारी मदद करती है। देखिए, हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी अनाज तो सीधा नीचे गिर जाता है और जो हल्का भूसा है वो हवा से उड़कर दूर चला जाता है। ये जो कमाल का तरीका है, इसे निष्पावन या विनोइंग कहते हैं, और ये एक बहुत ही आसान से प्रिंसिपल पर काम करता है कि मिक्सचर में एक चीज भारी है और दूसरी हल्की। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों की तरफ बढ़ते हैं जो चीजों के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके आकार या घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करते हैं। छानना या सीविंग, ये तो हम सबने देखा है। किचन में आटे से चोकर अलग करने के लिए ये वही तरीका है। ये तरीका इस सीधे से आइडिया पर काम करता है कि मिक्सचर में कणों का साइज अलग अलग है। छोटे वाले छलनी से निकल जाते हैं, बड़े वाले ऊपर रह जाते हैं। यही सेम प्रिंसिपल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत से कंकड़ अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर सोचिए, अगर अशुद्धियां इतनी बारीक हों कि छलनी से भी निकल जाएं, जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है अवसादन, मतलब मिक्सचर को बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद निस्तारण, इसमें ऊपर का जो साफ पानी है उसे धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ध्यान से कि नीचे की मिट्टी हिले नहीं। और आखिर में अगर कुछ बहुत ही बारीक कण रह गए हों तो उन्हें हटाने के लिए हम निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी को एक फिल्टर से गुजार देते हैं। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी पहेली पर, एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए हमें अब तक सीखी हुई कई टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है असली दिमागी कसरत। तो चैलेंज ये है, रेत और नमक का मिक्सचर। अब देखिए, दोनों के कण बहुत छोटे हैं तो हाथ से उठाना तो भूल जाइए, और दोनों का साइज भी लगभग एक जैसा है तो छानना भी काम नहीं करेगा। तो फिर करे तो क्या करे? इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है जिसमें हम कई तरीकों को मिलाएंगे। पहला कदम, हम इस मिक्सचर में पानी डालेंगे। अब यहां नमक की एक खासियत काम आएगी, वो पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल है, लेकिन रेत नहीं घुलती। दूसरा कदम, अब इस घोल को हम फिल्टर कर देंगे किसी कपड़े या फिल्टर पेपर से। जो रेत घुली नहीं वो फिल्टर पर ही रह जाएगी और नमकीन पानी नीचे आ जाएगा। तीसरा कदम, अब इस नमकीन पानी से नमक कैसे निकालें? इसके लिए हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का इस्तेमाल करेंगे। पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? ठोस नमक। और हाँ, एक आखिरी कदम, अगर हमें वो साफ पानी भी वापस चाहिए तो हम संघनन यानी कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उस भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर दीजिए, वो वापस पानी बन जाए। और ये स्लाइड आखिरी 2 स्टेप्स को बहुत अच्छे से दिखा रही है। केतली से भाप निकल रही है और जैसे ही वो ऊपर रखी ठंडी प्लेट से टकराती है, वो ठंडी होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो इस तरह हमने न सिर्फ रेत से नमक अलग किया, बल्कि अपना साफ पानी भी वापस पा लिया। कमाल है ना? चलिए अब एक आखिरी और थोड़ी ट्रिकी पहेली देखते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल में पहेली नाम की एक कैरेक्टर है जिसे रेत में मिले ढेर सारे नमक को अलग करने में एक दिक्कत आती है। अब पहेली की दिक्कत समझने के लिए हमें संतृप्त घोल यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, आप पानी में चीनी घोल रहे हैं। 1 चम्मच घोला, घुल गई। 2 चम्मच घोले, वो भी घुल गई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब और चीनी नहीं घुल गई, वो नीचे बैठने लगती है। बस वही पॉइंट है जब वो घोल सैचुरेटेड हो जाता है। तो पहेली की समस्या यही थी, उसके पास नमक ज्यादा था और पानी कम, तो घोल सैचुरेटेड हो गया और सारा नमक घुल नहीं पाया, कुछ रेत के साथ ही रह गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 2 तरीके हैं, या तो वो और ज्यादा पानी इस्तेमाल करे, या फिर एक और स्मार्ट तरीका है, पानी को गर्म कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो अपने अंदर और ज्यादा नमक घोल पाते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी मिक्सचर को अलग करने का राज छिपा है उसकी चीजों की प्रॉपर्टीज को समझने में, उनका आकार, वजन, वो घुलती हैं या नहीं, और इन प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल करने में। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने नमक और रेत को तो अलग कर लिया, लेकिन सोचिए अगर नमक और चीनी का मिक्सचर हो तो क्या करेंगे? दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। तो क्या उनकी किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उन्हें अलग किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी अपने आसपास देखकर सोचा है कि ये सब कुछ, वो मेज, वो कप और हाँ, जिस स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, आखिर बना किस चीज से है?
तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया असल में बनी किस चीज से है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक लोहे की चाबी, चमड़े की गेंद और एक जीता जागता पौधा। कितने अलग अलग है ना ये सब, पर क्या इनमें कोई चीज कॉमन हो सकती है, कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन? और जवाब हैरान करने वाला, सीधा साधा है। ये सब पदार्थों से बने हैं, अंग्रेजी में कहें तो मटेरियल्स। यही वो एक धागा है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो, एक साथ जोड़ता है। तो जब हम पदार्थ या मटेरियल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, विज्ञान में पदार्थ वो कोई भी चीज है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। ये कागज हो सकता है, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, कुछ भी। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक तरफ मिट्टी का बर्तन है जिसका पदार्थ है मिट्टी, और दूसरी तरफ एक नोटबुक है जो बनी है कागज से। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग पदार्थ। सिंपल। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि सब कुछ पदार्थों से बना है, पर अगला सवाल ये है कि इतनी सारी चीजों की जानकारी को हम व्यवस्थित कैसे करें। यहीं से हमारी खोज का अगला और मजेदार चरण शुरू होता है। ये तो एक बड़ा सवाल हुआ है ना। अगर हर चीज अलग है तो क्या हमें हर एक को अलग अलग ही समझना होगा? नहीं, खुशकिस्मती से हमारे पास एक बेहतर तरीका है, और वो तरीका है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। इसमें हम चीजों को उनकी समानताओं यानी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये विज्ञान का एक बहुत जरूरी टूल है। तो हम इन चीजों को ग्रुप कैसे कर सकते हैं? कई तरीके हैं। हम उन्हें उनके आकार के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे गोल चीजें एक तरफ और चौकोर चीजें दूसरी तरफ, या फिर उनके रंग के आधार पर, या इस आधार पर कि वो छूने में कठोर है या नरम। और हमारे लिए सबसे काम का तरीका है उन्हें इस आधार पर ग्रुप करना कि वे किस पदार्थ से बने हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल आता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या हम कोई भी पदार्थ यूं ही उठा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी वजह होती है। चलिए एक बड़ा ही आसान सा सवाल सोचते हैं। हम पानी पीने के लिए कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाते? सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है। कपड़ा पानी को रोक ही नहीं सकता, पानी तो उसमें से निकल जाएगा। मतलब कपड़े की प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो उसे ग्लास बनाने के लिए एक बहुत ही खराब चॉइस बनाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए सही पदार्थ का चुनाव उसके गुणों और उस चीज के काम के बीच का एक तालमेल है। छोटे में कहें तो गुण ही उद्देश्य तय करते हैं। चलिए अब कुछ खास प्रॉपर्टीज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दो बहुत ही आम गुणों से शुरू करते हैं, चमक और कठोरता। कभी सोचा है कि सोना या तांबा क्यों चमकते हैं? इस गुण को द्युति या लस्ट्र कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या कागज जैसे पदार्थों में ये चमक नहीं होती, वे द्युतिहीन या नॉन लस्ट्रस होते हैं। पर एक मिनट, क्या ये चमक हमेशा ऐसी ही रहती है? नहीं। कुछ धातुएं जब हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसीलिए किसी धातु की असली चमक देखनी हो तो उसकी ताज़ा कटी हुई सतह को देखना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कठोरता की। जिन पदार्थों को दबाना या खरोचना मुश्किल हो, जैसे पत्थर या लोहा, उन्हें हम कठोर कहते हैं। और जिन्हें आसानी से दबाया या खरोचा जा सके, जैसे कि एक रबड़ या इरेजर, वे कोमल होते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि कठोर या नरम होना कोई फिक्स चीज नहीं है। यह हमेशा तुलना में होता है। जैसे रबर एक स्पंज से तो ज्यादा कठोर है, लेकिन वही रबर लोहे के सामने बहुत नरम है। आप चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, क्योंकि पदार्थों को समझना कोई आज की बात नहीं है। ये हजारों सालों से चली आ रही इंसानी तरक्की की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज एक तरह से उस जमाने के मटेरियल साइंटिस्ट थे। वे जानते थे कि कौन सी मिट्टी काम करेगी और उसे बर्तन में कैसे बदलना है। और ये जो समझ थी,
ये समय के साथ और भी बेहतर होती गई। लगभग 8000 साल पहले के साधारण बर्तनों से लेकर सिंधु सरस्वती सभ्यता के बेहद खूबसूरत पहिए पर बने बर्तनों तक, हर कदम हमें पदार्थों की गहरी समझ की तरफ ले जा रहा था। और ये सफर आज भी जारी है। उन पुराने मिट्टी के बर्तनों से लेकर आज के इस आधुनिक डिवाइस तक, हर टेक्नोलॉजिकल लीप के पीछे पदार्थों की एक बेहतर समझ ही तो है। तो अगली बार जब कोई भी चीज उठाएं, एक पेन, एक किताब या अपना फोन, तो बस एक पल रुककर सोचिए, इसे इसी खास पदार्थ से ही क्यों बनाया गया? उस जवाब में इंजीनियरिंग, डिजाइन और हजारों साल के विज्ञान की एक पूरी कहानी छिपी है। कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंड, ये तो रोज की बात है। पर क्या हमारा ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा सही होती है? क्या हम अपने स्पर्श पर, अपने टच पर सच में भरोसा कर सकते हैं? आइए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो हमारे हाथ, हम इन पर कितना ज्यादा डिपेंड करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यही हाथ हमें धोखा दे सकते हैं। जी हां, चलिए कहानी के पहले हिस्से में इसी हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानते हैं। अक्सर जब बुखार जैसा लगता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ से माथा छूकर देखते हैं, राइट? पर सवाल यह है कि क्या ये तरीका वाकई भरोसेमंद है? बस यही एक सवाल हमारी एक बहुत ही कॉमन सी आदत पर सवाल उठा देता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 कटोरे रखें, एक में गर्म पानी, दूसरे में एकदम बर्फीला ठंडा पानी और बीच वाले में नॉर्मल टैप वाटर। अब करना यह है कि एक हाथ को गर्म पानी में डालिए और दूसरे को ठंडे पानी में, बस 1 मिनट के लिए। और अब आता है असली ट्विस्ट। 1 मिनट बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालकर बीच वाले कटोरे के नॉर्मल पानी में डाल दीजिए। अब जरा सोचिए कैसा महसूस होगा। और जो नतीजा है ना, वो दिमाग घुमा देने वाला है। जिस हाथ को हमने गर्म पानी से निकाला था, उसे वही नॉर्मल पानी ठंडा लगता है, और जो हाथ बर्फीले पानी से आया था, उसे वही पानी गर्म महसूस होता है। सोचिए, एक ही पानी, एक ही वक्त पर 2 अलग अलग फीलिंग्स। इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो टच का सेंस है वो भरोसेमंद नहीं बल्कि रिलेटिव है, यानी तुलना पर आधारित है। और ये एक्सपेरिमेंट इस एक बात को बिल्कुल पक्का कर देता है कि हम हमेशा अपने स्पर्श पर यह तय करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि कोई चीज गर्म है या ठंडी। हमारा एहसास हमें धोखा दे सकता है। तो अगर हमारा एहसास ही भरोसेमंद नहीं है, तो फिर इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? यहीं से ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। और यही एंट्री होती है तापमान यानी टेम्परेचर की। ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने का एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक भरोसेमंद नाप है जो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। तो इस भरोसेमंद नाप को जानने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं थर्मामीटर। ये हमें एहसास की दुनिया से निकालकर सीधा फैक्ट्स की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए अब जरा इस थर्मामीटर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, वही डिवाइस जो हाथ से माथा छूने की आदत को बदल सकता है। थर्मामीटर हमेशा से ऐसे डिजिटल नहीं थे। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हों वो कांच के मरकरी वाले थर्मामीटर्स, जो अब लगभग पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था? देखिए, मरकरी यानी पारा एक जहरीला पदार्थ है। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ डिजिटल थर्मामीटर पूरी तरह से सेफ हैं, हीट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं और इनकी रीडिंग पढ़ना भी बच्चों का खेल है। और हाँ, सही रीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल भी सही से करना जरूरी है। सबसे पहले टिप को साफ करें, फिर रीसेट बटन दबाएं और फिर इसे जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कर लें। बस बीप का इंतजार कीजिए और आपको एकदम सटीक तापमान मिल जाएगा। और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस्तेमाल से पहले और बाद में टिप को धोना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले को पानी से दूर रखें और इसे हमेशा बॉडी से पकड़ें, टिप से नहीं। ये छोटी छोटी सावधानियां ही आपको एक्यूरेट रीडिंग देती हैं। अच्छा, अब शरीर के टेम्परेचर से जुड़ी एक बहुत ही आम और कह सकते हैं कि एक मिथ पर बात करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर हम सब ने सुना है, राइट? इसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हर स्वस्थ इंसान का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री ही होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं।
असल में 37.0 डिग्री सेल्सियस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस हजारों लाखों स्वस्थ लोगों के बॉडी टेम्परेचर का एक औसत, एक एवरेज है। सच तो यह है कि हर किसी का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा अलग हो सकता है और ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उम्र, दिन का समय, सुबह के वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और हाँ, हमारी एक्टिविटी लेवल पर भी। तो हमने देखा कि कैसे हमारी फीलिंग्स धोखा दे सकती हैं और कैसे एक थर्मामीटर हमें सच बताता है। अब इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, टेम्परेचर नापने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर तक ही नहीं है। आपने वो नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी देखे होंगे जो बिना छुए ही टेम्परेचर बता देते हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए ये कितने जरूरी साबित हुए, ये हम सब जानते हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बात का सार है। गलत माप कोई माप न होने से भी बदतर है, क्योंकि हमारा एहसास, हमारी फीलिंग एक गलत माप हो सकती है जो हमें गुमराह कर दे, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट ही हमें सही रास्ता दिखाती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, जिंदगी में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम अक्सर अपनी फीलिंग्स पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें शायद रुककर फैक्ट्स को देखना चाहिए। नमस्ते। कभी सोचा है हम जो पानी रोज देखते हैं उसमें कितनी कमाल की साइंस छिपी होती है? आज हम इसी छुपे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। चलिए इस सफर में एक डुबकी लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो दोस्तों आवी और थिरु से। सोचिए, गर्मी का दिन है, एक गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी है और बस वहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जो हमें एक बड़े वैज्ञानिक रहस्य की तरफ ले जाता है। और सवाल पता है क्या है? क्या बर्फ और पानी असल में एक ही चीज है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए जरा इस बहस में शामिल होकर देखते हैं। तो ये है हमारी पहली पहेली, चीज एक लेकिन रूप अनेक। भाई ये कैसे हो सकता है? आइए इसको जरा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोनों दोस्त अलग अलग राय रखते हैं। आवी कहता है, अरे नहीं, ये एक ही चीज है। लेकिन थिरव का कहना है, ये तो बिल्कुल अलग होने चाहिए। भाई एक चीज सख्त और दूसरी बहने वाली तो अलग ही तो लगेंगी। और सच कहूं तो थिरोव की कंफ्यूजन को समझना मुश्किल नहीं है। सोचिए, बर्फ एकदम सख्त होती है, उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, और पानी वो तो बह जाता है, हाथ से फिसल जाता है। बस यही छोटी छोटी बातें उनकी इस बहस की वजह हैं। और बस यहीं पर हमारी पहली पहेली का जवाब छिपा है। हकीकत ये है कि बर्फ और पानी दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। और साइंस की भाषा में हम इन्हें कहते हैं अवस्थाएं, यानी स्टेट्स। ठीक है, तो एक पहेली तो सुलझ गई। अब देखते हैं कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। अब हम एक दूसरे रहस्य की पड़ताल करेंगे और इसे हम कह सकते हैं पानी का गायब हो जाने वाला जादू। ये तो सबने देखा ही होगा, बारिश होती है, जगह जगह पानी भर जाता है और फिर कुछ घंटों बाद सब गायब। तो क्या पानी जमीन सोख लेती है या माजरा कुछ और ही है? अच्छा, इस रहस्य को थोड़ा और उलझाते हैं। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक स्टील की प्लेट पर थोड़ा पानी डालिए, वो भी थोड़ी देर में गायब हो जाता है। अब स्टील की प्लेट से तो पानी नीचे जा नहीं सकता, तो फिर गया कहाँ? और इसका जवाब है वाष्पीकरण, यानी इवैपोरेशन। होता क्या है कि पानी गर्मी से भाप बन जाता है, यानी वाटर वेपर। ये एक ऐसी गैस है जो हमें दिखती नहीं, और यही है पानी की तीसरी अवस्था। तो जो हमें जादू लगता है वो असल में साइंस है। और ये कमाल की चीज हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रही है। तार पर सूखते गीले कपड़े, पोंछा लगने के बाद सूखता फर्श, अरे जब हम हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं और वो हाथों से उड़ जाता है, वो सब का सब वाष्पीकरण ही तो है। तो ठीक है, पानी के दो रूप तो समझ लिए, बल्कि तीन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पहेली की तरफ। क्या सच में हवा से पानी बन सकता है? जरा सोचिए, एक ग्लास में एकदम ठंडा पानी डाला, बर्फ वाला, और बस कुछ ही मिनटों में ग्लास के बाहर नन्ही नन्ही पानी की बूंदें आ जाती हैं। कमाल है, ये पानी आया कहाँ से? क्या ग्लास से लीक हो रहा है? हाँ, सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि पानी गिलास से ही बाहर रिस रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्लास के अंदर पानी का लेवल तो उतना का उतना ही रहता है। मतलब ये थ्योरी तो काम नहीं कर रही।
और फिर जब इस ग्लास को एक वेइंग स्केल पर रखा गया तो जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। वजन घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, पानी बाहर से आकर ग्लास पर चिपक रहा है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। ये वाष्पीकरण का बिल्कुल उल्टा है। हवा में जो न दिखने वाली भाप यानी जल वाष्प है, वो जैसे ही ग्लास की ठंडी सतह से टकराती है वो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है ना कमाल। प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल में एक बात कही गई है कि अगर बारिश ठीक से न हो तो महासागर भी सूख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं ना, वाष्पीकरण और संघनन, यही मिलकर इस धरती के पूरे वाटर साइकिल को चलाते हैं, यही समुद्रों को भी जिंदा रखते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। पानी के ये 3 अलग अलग चेहरे। तो पानी की 3 अवस्थाएं हैं। पहली ठोस यानी हमारी बर्फ जो सख्त होती है, दूसरी तरल यानी बहने वाला पानी, और तीसरी है गैस यानी जल वाष्प जो हमें दिखाई नहीं देती और हवा में फैल जाती है। और आखिर में एक सवाल, पानी का ये जो लगातार चलने वाला सफर है, बर्फ से पानी, पानी से भाप और फिर वापस, ये हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड हो रहा है। तो जरा सोचिए, इस कभी ना रुकने वाले चक्र का हमारी पूरी पृथ्वी पर, यहाँ के मौसम पर और हम सबके जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। कभी सोचा है, एक पत्थर और एक गुलाब में आखिर फर्क क्या है? लगता तो बड़ा आसान सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी दुनिया के बारे में एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताता है। और इसी सवाल से शुरू होती है एक अजीब सी पहेली। इसे स्नेल शेल पैराडॉक्स या घोंगे के खोल का विरोधाभास कह सकते हैं। तो कहानी है अवधि और आयुष की। दोनों घूम रहे थे और उन्हें एक घोंघे का खोल मिला, बिल्कुल शांत, स्थिर, देखने में एकदम बेजान सा। लेकिन उनकी माँ ने बताया कि ये तो एक जीते जागते प्राणी का हिस्सा है। बस यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर हम तय कैसे करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? आमतौर पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मूवमेंट, है ना, हलचल। अगर कोई चीज हिल-डुल रही है तो हम मान लेते हैं कि वो जिंदा है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं। जरा इसको देखिए, एक कबूतर है, अपने आप उड़ता है, जिंदा है। और एक कार है, वो भी चलती है पर जिंदा नहीं है। तो बात साफ है, सिर्फ मूवमेंट को देखकर जीवन का फैसला नहीं किया जा सकता। और फिर सोचिए पौधों के बारे में, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं, फिर भी हम सबको पता है कि वो जिंदा है। लो, अब हमारी मूवमेंट वाली डेफिनेशन और भी उलझ गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ पौधे सच में मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे ये ड्रोसेरा प्लांट। ये अपने बालों को हिलाकर कीड़ों को पकड़ लेता है। तो आप समझ रहे हैं, जीवन की परिभाषा इतनी सीधी साधी नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा और मजेदार है। तो फिर सवाल वही है, अगर सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलता तो साइंटिस्ट लोग कैसे पता लगाते हैं कि क्या जिंदा है? उनके पास एक चेकलिस्ट है, 7 ऐसी जरूरी चीजें जो हर जिंदा चीज में होती हैं। ये रही वो चेकलिस्ट। इसमें है ग्रोथ यानी वृद्धि, न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई यानी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया, रिप्रोडक्शन प्रजनन, और हाँ, मूवमेंट यानी गति भी। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ साइन है ग्रोथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, दुनिया की हर जिंदा चीज समय के साथ बढ़ती है। और बढ़ने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, एनर्जी। और ये एनर्जी आती है न्यूट्रिशन से यानी भोजन से। हर जिंदा चीज को बढ़ने और जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अब ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, ये असल में उस खाने से एनर्जी निकालने का केमिकल प्रोसेस है। यहाँ तक कि पौधे भी अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, श्वसन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर जिंदा चीज वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और इन बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हम इंसानों को पसीना आता है या सुबह सुबह घास की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखती हैं, ये सब एक्सक्रीशन ही है।
एक और खास बात यह है कि जिंदा चीजें अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करती हैं। कोई भी ऐसी चीज या घटना जो उनसे रिएक्शन करवाए उसे कहते हैं स्टिमुलस यानी उत्तेजना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही उसको हाथ लगाओ उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में रिप्रोडक्शन। हर जिंदा चीज अपने जैसे नए जीव बना सकती है। इसी से तो जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। ठीक है, तो अब हमें ये 7 साइन पता चल गए हैं। चलिए अब इन सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पर अप्लाई करके देखते हैं, एक बीज के ऊपर। एक मामूली सा बीज, ये जिंदा है या मुर्दा? देखने में तो एकदम बेजान लगता है ना? बिल्कुल शांत। पर क्या सच में ऐसा है? ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 4 गमले लिए गए, उनमें बीज बोए गए और हर गमले को अलग अलग कंडीशंस दी गईं। एक को पानी नहीं दिया, दूसरे को बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तीसरे को अंधेरे में रखा और चौथे को धूप में। और नतीजे काफी इंटरेस्टिंग थे। जिस गमले में पानी नहीं था वहां कुछ नहीं हुआ, जहां जरूरत से ज्यादा पानी था वहां भी बीज नहीं होगा। लेकिन जिन गमलों में बिल्कुल सही मात्रा में नमी थी वहां बीज अंकुरित हो गए, चाहे वो अंधेरे में हो या धूप में। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए यानी एक्टिवेट होने के लिए हवा और सही मात्रा में पानी चाहिए। धूप शुरू में जरूरी नहीं है। हाँ, बाद में पौधे को बढ़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जानने के बाद हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर जीवन है क्या? ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जीवन असल में उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। और जब कोई जीव सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना बंद कर दे तो उसे मृत माना जाता है। और यही फर्क है जिंदा और बेजान में। तो अब ये सब जानने के बाद सोचिए, एक बीज को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिंदा या बेजान? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना कॉम्प्लेक्स और अद्भुत है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल शांत रहते हुए भी सही मौके का इंतजार कर सकती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े खजाने क्या होते हैं? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? शायद नहीं। असली खजाने तो हमारे चारों ओर ही छिपे हुए हैं। बस उन्हें देखने के लिए एक खास नजर चाहिए। चलिए आज साथ मिलकर प्रकृति के उन्हीं छिपे हुए खजानों की पड़ताल करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता? सोचिए, खाने और पानी से भी ज्यादा जरूरी। इसका जवाब ना हमारी आज की कहानी में ही छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत गांव से। यहां पर भूमि और सूर्य, ये 2 बच्चे अपनी अज्जी मतलब अपनी दादी से मिलने आए हैं। ये गांव शहर के शोर शराबे से एकदम दूर है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली और ताज़ी हवा। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही बात है, एक ऐसी ताजगी जो शहर में महसूस करना मुश्किल है। और फिर एक दिन दोपहर में उनकी अज्जी ने बच्चों से कुछ ऐसा पूछा कि वो दोनों सोच में पड़ गए। अज्जी ने उन्हें प्रकृति के कुछ ऐसे अनमोल खजानों के बारे में बताया जो असल में हमारी जिंदगी का आधार हैं। तो अज्जी ने सबसे पहले जिस खजाने की बात की वो हमारे इतना करीब है कि हम उसे हर पल महसूस तो करते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं, और वो खजाना है हवा। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अपनी सांस रोकने की कोशिश की जाए तो कितनी देर तक रोक सकते हैं? कुछ सेकंड? 1 मिनट? ज्यादा देर तक सांस रोकना तो नामुमकिन सा है ना? और इसकी वजह यह है कि हमारे शरीर को लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और ये बात सच में हैरान कर देती है। देखिए, हम खाने के बिना कुछ हफ्ते जी सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना बस कुछ मिनट। इससे अंदाजा लगाइए कि हवा हमारे लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि ये जो हवा है जो इतनी जरूरी है, आखिर ये बनी किस चीज से है? चलिए इसकी रेसिपी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हवा असल में कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये तो कई गैसों का एक मिक्सचर है, एक इनविजिबल मिक्सचर जिसने हमारी पृथ्वी को एक कंबल की तरह लपेट रखा है। तो इस हवा की रेसिपी में क्या क्या है? सबसे ज्यादा मतलब 78% तो नाइट्रोजन गैस है,
और ऑक्सीजन, जिसकी हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सिर्फ 21% है। बाकी का जो 1% बचा, उसमें दूसरी गैसें आती हैं। तो मतलब हवा में मौजूद ये जो सिर्फ 21% ऑक्सीजन है ना, यही असली गेम चेंजर है। यही वो हिस्सा है जो इस धरती पर लगभग हर जीव को जिंदा रखे हुए है। अच्छा, हवा जब तक रुकी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन जब यही हवा चलने लगती है तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। इसी बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, और ये देखने में भले ही मामूली लगे, पर इसमें गजब की ताकत छिपी है। अरे, ये फिरकी तो सबको याद होगी, बचपन में जरूर बनाई होगी। कितना आसान है, एक कागज काटो, कोनों को मोड़ो और एक पिन लगाकर डंडी पे लगा दो, बस हो गया खिलौना तैयार। और फिर जैसे ही इसे लेके भागते हैं, हवा लगती है और ये फिर घूमने लगती है। कितना सिंपल सा आइडिया है ना। अब जरा सोचिए, यही छोटा सा सिंपल सा आइडिया कितने बड़े स्केल पर काम कर सकता है। जिस तरह हवा एक नन्ही सी फिरकी को घुमाती है, ठीक उसी तरह वो इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को यानी विंड मिल्स को भी घुमा सकती है। और इन पवन चक्कियों की ताकत को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। पुराने जमाने में इनसे आटा पीसा जाता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, और आज यही पवन चक्कियां बड़े बड़े टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती हैं, जिससे हमारे घर शहर रोशन होते हैं। तो हवा की बात तो हो गई। इसके बाद आजी ने बच्चों को प्रकृति के एक और बड़े खजाने के बारे में बताया। एक ऐसा खजाना जिसके बिना भी जिंदगी के बारे में सोचना नामुमकिन है। हवा की ही तरह प्रकृति का दूसरा अनमोल तोहफा है पानी। ये भी जिंदगी का आधार है, उतना ही जरूरी जितना कि सांस लेना। यहां अज्जी बच्चों को सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं सिखा रही, बल्कि वो उन्हें इस खजाने की इज्जत करना सिखा रही हैं। वो समझा रही हैं कि कैसे पानी की हर एक बूंद कीमती है और उसे जाया नहीं करना चाहिए। तो भूमि और सूर्य की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। प्रकृति के ये सारे खजाने, हवा, पानी, जमीन, ये सब तो हमारे चारों तरफ ही हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उन्हें सच में देख पा रहे हैं? क्या हम उनकी असली कीमत समझ पा रहे हैं? नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज 1 मीटर लंबी है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर गौर करते हैं। यही वो एक धागा है जिसने हमारी पूरी दुनिया को एक साथ बांध रखा है। चलिए आज इसी सरल से लगने वाले रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा लड़की दीपा से, और उसका एक बहुत ही छोटा सा काम हमें एक बहुत बड़े आइडिया की ओर ले जाएगा। ये है दीपा। वो थोड़ी और लंबी हो गई है और उसे स्कूल के लिए एक नई यूनिफॉर्म चाहिए। एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन यहीं से हमारी माप की दिलचस्प यात्रा शुरू होती है। दुकान पर दुकानदार कपड़ा नापने के लिए एक सख्त मेटल रॉड का इस्तेमाल करता है, जबकि दर्जी शरीर का नाप लेने के लिए एक लचीले टेप का। सोचिए, दोनों ही लंबाई नाप रहे हैं, तो फिर 2 अलग-अलग औजारों का इस्तेमाल क्यों? और फिर दीपा की माँ दर्जी से कहती हैं, यूनिफॉर्म 4 अंगुल लंबी कर देना। 4 अंगुल? ये हमें पुराने समय के उन मापों की याद दिलाता है जो शरीर के हिस्सों पर आधारित होते थे, जैसे बालिश्त, हाथ या कदम। दीपा का यही अनुभव स्कूल में एक मजेदार बहस छेड़ देता है, और वो सब मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि वे सब अपनी क्लास की केबल को अपने अपने बालिश्त यानी हैंड स्पैन से नापेंगे। एक बहुत ही सरल सा प्रयोग, लेकिन इसके परिणाम काफी चौंकाने वाले होने वाले थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर किसी का माप एक जैसा आएगा? सोचने वाली बात है ना? और ये रहे नतीजे। अनीश का नाप आया 13 से थोड़ा ज्यादा, पद्मा का ठीक 13 और हरदीप का 14। हर किसी का माप अलग है। ये साफ दिखाता है कि बालिश्त से नापना कितना गलत हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तस्नीम ने इसका कारण तुरंत बता दिया। हमारी बालिश्त अलग अलग आकार के हैं। बिल्कुल सही। जब नापने की इकाई ही हर किसी के लिए अलग हो, तो एक जैसा माप आ ही नहीं सकता। इसी बालिश्त की समस्या ने हमें एक बहुत जरूरी समाधान की ओर धकेला। हमें एक ऐसी नाप तौल की व्यवस्था चाहिए थी जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो सके। और इस समस्या का हल है मानक इकाई या स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब माप की एक ऐसी यूनिट जिसका मान हर किसी के लिए हर जगह बिल्कुल एक जैसा रहता है।
और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI यूनिट्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें लंबाई की मानक इकाई मीटर है। तो चाहे भारत हो या ब्राजील, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मीटर अकेला नहीं है, ये मीट्रिक सिस्टम नाम के एक बड़े लॉजिकल परिवार का हिस्सा है। बहुत लंबी दूरियों के लिए किलोमीटर, छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर और एकदम बारीक डिटेल्स के लिए मिलीमीटर। सब कुछ कितना आसान और व्यवस्थित है। और सबसे अच्छी बात, 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये जो 10 पर आधारित सरल सा हिसाब है ना, यही मीट्रिक सिस्टम को इतना तार्किक और इस्तेमाल में आसान बनाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या मापना है, लेकिन कैसे मापें ताकि वो बिल्कुल सटीक हो। चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल नियमों पर ध्यान देते हैं। सटीक माप के लिए पहला और सबसे जरूरी नियम, पैमाने को हमेशा वस्तु से सटाकर और उसकी लंबाई के साथ सीधा रखें। अगर इसे तिरछा या थोड़ा दूर रखते हैं तो माप में गड़बड़ी होगी ही होगी। और हाँ, एक और आम गलती जिससे बचना चाहिए, अगर आप एक एंगल से देखते हैं तो माप थोड़ा अलग दिखाई देगा। इसे पैरालैक्स एरर कहते हैं, इसलिए हमेशा निशान के ठीक ऊपर से सीधी नजर से देखें। मान लीजिए कि पैमाने का 0 वाला सिरा टूट गया है। कोई बात नहीं, बस किसी भी पूरे निशान से मापना शुरू करें, जैसे 1 सेंटीमीटर से, और फिर आखिर में उस शुरुआती माप को फाइनल रीडिंग से घटा दें। सिंपल। लेकिन क्या होगा अगर कोई चीज सीधी ना हो? एक घुमावदार लाइन को कैसे नापेंगे? यहाँ एक बहुत बढ़िया तरीका है। एक धागे का इस्तेमाल करके उस घुमावदार लाइन पर उसे रखते जाएं, फिर उसे सीधा करें और बस उस धागे की लंबाई को माप लें। तो हमने लंबाई मापना सीख लिया है, पर यही सरल सा कौशल हमें गति यानी मोशन जैसी बड़ी और जटिल चीजों को समझने में कैसे मदद करता है? चलिए देखते हैं। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। इसके बिना यहाँ या वहाँ जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी जगह का पता बताने के लिए हमारा शुरुआती बिंदु है। पद्मा की बस यात्रा के बारे में फिर से सोचते हैं। जब वो ये साइन बोर्ड देखती है, दिल्ली 70 किलोमीटर, तो ये दूरी कहाँ से मापी जा रही है? ये दिल्ली से मापी जा रही है, जो इस समय हमारा संदर्भ बिंदु है। अब थोड़ी देर बाद संख्या बदलकर 60 किलोमीटर हो गई है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि बस उसी संदर्भ बिंदु यानी दिल्ली के और करीब आ गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बस गति में है। तो ये आखिरी सवाल हमें गति की मूल परिभाषा तक ले जाता है, किसी संदर्भ बिंदु के संबंध में स्थिति में बदलाव। और ये सब कुछ एक साधारण बालिश्त की समस्या से शुरू हुआ था। माप की दुनिया कितनी अद्भुत है ना? हजारों सालों से हम इंसानों की नजर हमेशा से ऊपर तारों भरे आसमान की तरफ उठती आई है ना? एक अजीब सी हैरानी होती है उसे देखकर। पर कभी सोचा है कि ये जो पूरा कॉस्मिक मैप फैला हुआ है, इसे पढ़ा कैसे जा सकता है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हैरानी की, उस वंडर की। ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ऊपर आसमान की ओर देखने के लिए खींचता रहा है। जरा सोचिए यांगडोल और दोरजाई के बारे में। वो लद्दाख के एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां शहरों की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। तो उनके लिए हर रात कैसी होती होगी? आसमान बस हजारों लाखों तारों से जगमगा उठता होगा। वो जो एक गहरी हैरानी, एक ऑ वाली फीलिंग होती है ना, वो उसे हर रात महसूस करते हैं। अब इस हैरानी से एक कदम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि कैसे इंसानों ने इस केओस में एक ऑर्डर ढूंढा। मतलब इतने सारे तारे बिखरे हुए हैं, तो उनमें पैटर्न और कोई मतलब कैसे खोजना शुरू किया गया? एक सवाल मन में आता है ना, कि जब हमारे पुरखों ने पहली बार इन अनगिनत तारों को देखा होगा, तो उन्होंने इसका क्या मतलब समझा होगा? कैसे इसे सेंस किया होगा? इसका जवाब ना बहुत सीधा साधा है। उन्होंने बस डॉट्स को जोड़ा, कनेक्ट द डॉट्स किया। पुराने जमाने के लोगों ने तारों के बीच में इमेजिनरी लाइंस खींचनी शुरू कर दी और ऐसे पैटर्न्स बनाए जो उन्हें किसी जानवर या किसी चीज या फिर उनकी अपनी कहानियों के किरदारों जैसे लगे। और बस इन्हीं पैटर्न्स को हम आज तारामंडल या कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चीज बस तारों के एक पैटर्न के तौर पे शुरू हुई थी, आज वो ऑफिशियली पूरे आसमान को कवर करने वाले 88 हिस्सों में से एक है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज पर।
ये जो पैटर्न्स थे ये सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं थे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मिथ से निकलकर एक बहुत जरूरी टूल, एक औजार बन गए। देखिए, जब जीपीएस या कोई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब यही तारे, यही हमारा जीपीएस थे। समंदर में सफर कर रहे नाविक हों या रेगिस्तान पार करते हुए कारवां, सब के सब रास्ता ढूंढने के लिए इन्हीं तारों पर डिपेंड करते थे। मैग्नेटिक कंपास आने से भी पहले ये सबसे भरोसेमंद तरीका था, और पता है, आज भी इमरजेंसी में ये एक कमाल का बैकअप प्लान है। चलिए वापस यांगडोल और दोरजे पर चलते हैं। जिन कहानियों को सुनते हुए वो बड़े हुए, उन्हीं कहानियों वाले कॉन्स्टलेशंस ने, उन्हीं तारामंडलों ने हजारों सालों तक नुब्रा जैसे मुश्किल इलाकों से गुजरने वाले कारवां को रास्ता दिखाया था। तो अब ये सब सुनकर अगर स्टारगेजिंग में दिलचस्पी जाग रही है, तो सवाल ये है कि कोई इसे शुरू कैसे करे, एक ऑब्जर्वर कैसे बने। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, एक अंधेरी जगह ढूंढिए। शहरों में जो लाइट पोल्यूशन होता है ना, वो ज्यादातर तारों को हमसे छुपा देता है। तो शहर की रोशनी से दूर जाना बहुत जरूरी है। और हाँ, वहां पहुंचकर अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने के लिए कम से कम 30 मिनट का वक्त जरूर दें। अगर शुरुआत करनी है तो ध्रुव तारे यानी पोल स्टार को खोजने से बेहतर कुछ नहीं, और ये बहुत आसान है सच में। सबसे पहले आसमान में सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढिए। इसे बिग डिपर भी कहते हैं। मिल गया? अच्छा, अब उसके कप के आखिर में जो 2 तारे हैं उन्हें देखिए। अब बस एक सीधी लाइन इमेजिन कीजिए जो इन दोनों तारों से होकर गुजर रही है और आगे जा रही है। बस उसी लाइन पर उन 2 तारों के बीच की दूरी का करीब 5 गुना आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा। हाँ, तो ये जो 2 तारे हैं ना, इन्हें पॉइंटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ही ध्रुव तारे की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रात के आसमान के सबसे चमकीले तारे, सीरियस की। इसे ढूंढने के लिए पहले ओरायन तारामंडल को खोजना होगा। अरे वही जो अपनी 3 तारों वाली बेल्ट के लिए बहुत फेमस है और आसानी से दिख जाता है। अब बस उस बेल्ट के तीनों तारों से गुजरती हुई एक सीधी लाइन सोचिए और उस लाइन को फॉलो करते हुए पूरब की तरफ देखिए। तो बस वही लाइन आपको सीधा सीरियस तक ले जाएगी। सच में रात के आसमान का सबसे चमकीला हीरा लगता है ये। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब दूर के तारों से नजर हटाकर बात करते हैं हमारे सबसे करीबी तारे की। हाँ, हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो इतना बड़ा, इतना चमकीला गोला क्यों दिखता है, जबकि बाकी सारे तारे बस रोशनी की छोटी छोटी बिंदियों जैसे लगते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, दूरी। सारा खेल दूरी का है। सूरज हमसे बहुत बहुत पास है। ब्रह्मांड के स्केल पर पास है, यानी करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो असल में ये सब पर्सपेक्टिव की बात है। सूरज हमें बड़ा और रोशन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे नजदीक है। दूसरी तरफ जो तारे हैं वो शायद हमारे सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़े हों, लेकिन वो हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि बस एक टिमटिमाती हुई बिंदी जैसे लगते हैं। और सूरज का हमारे इतने पास होना, इसी वजह से तो धरती पर जीवन है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी ही तो है जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे मौसम को, सब कुछ कंट्रोल करती है। और यहीं से हम वापस कहानियों पर पहुंच जाते हैं। देखिए, तारामंडल एक ही है, सप्तऋषि, लेकिन उसे देखने के नजरिए कितने अलग हैं। मध्य भारत की कुछ जनजातियों को लगता है कि वो दादी की खाट है जिसे चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। वहीं कोंकण के मछुआरे जब उन्हीं तारों को देखते हैं तो उन्हें एक नाव नजर आती है जो आसमान के समंदर में तैर रही है। तो हजारों सालों से ये तारे हमारी ही कहानियां तो सुना रहे हैं, बस रूप बदल बदल कर। अगली बार जब आसमान साफ हो तो ऊपर जरूर देखिएगा और सोचिएगा कि आपको उन तारों में कौन सी कहानी दिखती है।